यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आज केंद्रीय मंत्री सत्र को संबोधित करेंगे। आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। केंद्रीय महिला बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी भी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। स्मृति ईरानी आईआईएम लखनऊ के छात्रों के साथ संवाद करेंगी। यूपी सरकार का दावा है कि यह देश की सबसे बड़ी समिट है। इसमें 16 देश की 340 कंपनियां शामिल हुई हैं। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में आज 15 सत्र होंगे। ये सत्र यूपी को विकास का नया विजन देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने किया यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन। कहा, अब गुड गवर्नेंस और बेहतर कानून व्यवस्था यूपी की पहचान। अब यूपी को सुशासन से, गुड गवर्नेंस से पहचाना जा रहा है। अब यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता के लिए है। समिट में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, बिना यूपी के विकास के देश आगे नहीं बढ़ सकता। सीएम योगी की तारीफ कर गिनाई विकास की 5 शर्तें। एक जमाना था उत्तर प्रदेश में 5 योग्यता ढूंढने पर निराशा हाथ लगती थी। आज ये 5 चीजें उत्तर प्रदेश शासन ने जमीन पर उतारी। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सीएम योगी बोले, देश के ग्रोथ इंजन की भूमिका निभाने को तैयार है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। देश के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने के आपके विजनरी नेतृत्व में जो एक उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों को आपने दायित्व दिया है, उस दिशा में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पहले यूपी में इन्वेस्टमेंट वेस्ट समझा जाता था, अब बेस्ट समझा जाता है। कुछ साल पहले स्थिति यह हो गई थी कि यूपी में इन्वेस्ट वेस्ट समझा जाने लगा था, पर आज यूपी में इन्वेस्ट बेस्ट समझा जाने लगा है। लखनऊ में यूपी इन्वेस्टर समिट में शानदार ड्रोन शो का आयोजन हुआ। ड्रोन से बनाई गई राम मंदिर की तस्वीर। यूपी के सुल्तानपुर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की बैठक 150 निवेशक शामिल हुए। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर जोर शोर से प्रचार में जुटी हैं पार्टियां। त्रिपुरा चुनाव में दम भरने के लिए पीएम मोदी चुनावी मैदान में उतरे। पीएम मोदी आज त्रिपुरा में करेंगे चुनाव प्रचार। गोमती और धलाई में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। 60 सीटों वाले त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा। चुनावी नतीजे 2 मार्च को सामने आएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। इस दौरान नड्डा लोकसभा कोर कमेटी की बैठक करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और बस्तर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान एक रैली को भी संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा इस दौरान कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे और संगठन की बैठकों में भी शामिल होंगे। जेपी नड्डा जगदलपुर में मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और लालबाग मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन किया। गुलमर्ग के रिजॉर्ट में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन हुआ। देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 1500 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कश्मीर में हालात बदल रहे हैं। पहले पत्थरबाजी करते थे, अब खेलों में दिखा रहे हैं दम। ऐसा माहौल मैं कई सालों से जम्मू कश्मीर आ रहा हूँ, मैंने कभी पहले नहीं देखा। ये बदलती हुई तस्वीर जम्मू कश्मीर की है। यहाँ के युवाओं की प्रतिभा को देश और दुनिया में ले जाने का अब अवसर आया है। G20 एम्पावर ग्रुप की 2 दिनों की बैठक आगरा में शुरू। इसका उद्देश्य कार्यबल में महिलाओं को अधिक से अधिक शामिल करना है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित ये बैठक कारोबारियों और सरकारों का गठबंधन है। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व और सशक्तिकरण में तेजी लाना है। बिहार के भागलपुर पहुंचे संघ प्रमुख ने एक बार फिर से भारत को विश्व गुरु बनाने की अपील की है। कहा, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए देश में सभी को मिलकर काम करना चाहिए। भागलपुर में संत महर्षि आश्रम पहुंचे संघ प्रमुख एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, लोगों को अहंकार से बचना चाहिए। संघ प्रमुख ने कहा, संतों की प्राचीन शिक्षाओं पर पहले खुद अमल कीजिए, इसके बाद उसे दूसरों में फैलाना चाहिए। आरएसएस प्रमुख ने इस दौरान सभी संतों को नमन किया। कहा, आज भारत को बुलंदी पर पहुंचाने के लिए हम सभी को सामूहिक रूप से काम करने की जरूरत है। जमीयत उलेमाए हिंद के नेता महमूद मदनी का बयान। कहा, ये देश जितना मोदी का है, भागवत का है, उतना ही मदनी का है। ना मोदी 1 इंच आगे बढ़ेंगे, ना मदनी 1 इंच आगे बढ़ेंगे। अडानी मामले पर कांग्रेस ने फिर की जेपीसी की मांग। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, पीएम ने नहीं दिया जनता के सवालों का जवाब। कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल राज्यसभा के बजट सत्र से निलंबित। सोशल मीडिया पर सदन की कार्रवाई का वीडियो शेयर करने पर सभापति ने सस्पेंड किया। बजट सत्र से सस्पेंड होने पर बोली कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल, ऐसा लग रहा है कि मुझे फांसी की सजा दी गई है। कांग्रेस सांसद के निलंबन पर स्मृति ईरानी का बयान। बोली, सदन की गरिमा राष्ट्र की गरिमा है। जो प्रतिज्ञा है वो उसका प्रतिबिंब है। उपराष्ट्रपति महोदय ने नियम अनुसार जो कार्रवाई की उसका हम सब समर्थन करते हैं। राज्यसभा विधानसभा में पुराना बजट पढ़ने पर मुख्यमंत्री गहलोत ने मांगी माफी। बीजेपी ने कहा, पेपर लीक के बाद अब राजस्थान का बजट भी लीक। गहलोत सरकार में राजस्थान असुरक्षित। मैंने खुद सॉरी फिर उसमें निकल लेना। जैसे मैं मेरी स्पीच रोकी, मैंने सॉरी और बाद में रिपीट किया, तो फिर ये अंगाओं की जूत क्या थी। मैंने तो जैसे ही रोका मैं पढ़ते हुए स्पीच को, उस वक्त मेरे सॉरी। अडानी और हिंडनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने निवेशकों का हित सुरक्षित रखने के लिए सुझाव मांगा है। 13 फरवरी को अगली सुनवाई। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने साधा सीएम शिवराज पर निशाना। बोले, विकास यात्रा में सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। आज ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो परेशान नहीं है। किसान का सत्यानाश, युवाओं का सत्यानाश, पोषण का सत्यानाश, निवेश का सत्यानाश, शिक्षा एवं स्वास्थ्य का सत्यानाश। वाराणसी दौरे पर अखिलेश यादव। बनारस की गलियों में उठाया कचौड़ियों का लुत्फ। शिवपाल यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से किनारा किया। बोले, स्वामी प्रसाद के बयान से सपा का वास्ता नहीं, पार्टी करती है सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान। यूपी के रायबरेली में सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का बयान। बोले, नाम बदलने का सिलसिला जारी रहेगा। मेरी सरकार आएगी तो फिर नाम बदले जाएंगे। पार्टी का बयान नहीं है, देखिए हम भी बोल चुके हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश, उनका निजी बयान है, पार्टी का बयान नहीं। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लिखा है पत्र। कहा, संजय कुमार मिश्रा को दिलाएंगे बीजेपी की सदस्यता। कलेक्टर संजय मिश्रा कांग्रेस के प्रदर्शन में बीजेपी की सरकार 25 साल तक बने रहने का बयान देते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में जनजातीय समुदाय ने भरी हुंकार। दशहरा मैदान में निकाली गई गर्जना रैली। जयंत चौधरी फिर से आरएलडी के अध्यक्ष चुने गए हैं। 14 फरवरी को दिल्ली में होगा राष्ट्रीय सम्मेलन। यूपी के गोंडा में किसानों को दी गई केंद्र सरकार के बजट की जानकारी। बीजेपी किसान मोर्चा ने जानकारी दी। ओडिशा दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज कटक में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन करेंगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का बेंगलुरु में प्रस्तावित रोड शो रद्द कर दिया गया है। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए रोड शो को रद्द किया गया। जम्मू में आज रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में 414 कंपनियां
785 युवाओं का नौकरी के लिए चयन करेंगी। मध्य प्रदेश में आज 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का समापन हो जाएगा। महाराष्ट्र ने 44 स्वर्ण समेत 133 पदक जीते हैं। हरियाणा 38 स्वर्ण पदक समेत 98 पदकों के साथ दूसरे नंबर पर रहा। वहीं मेजबान मध्य प्रदेश 28 गोल्ड मेडल के साथ तीसरे नंबर पर रहा। हज यात्रा के लिए 10 फरवरी से शुरू होंगे आवेदन। 10 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर होंगे आवेदन। सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम जा रही वंदे भारत ट्रेन पर पथराव। रेलवे पुलिस मामले की जांच में जुटी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। यूनियन फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। हैदराबाद के संथन नगर में नुक्कड़ सभा का आयोजन हुआ। बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल ने नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन हुआ। साहू समुदाय के सामूहिक विवाह समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। यूपी के अलीगढ़ में ऑटोमेटिक इलेक्ट्रो प्लॉटिंग प्लांट में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। आग लगने से करोड़ों का सामान जलकर खाक हुआ। यूपी के सुल्तानपुर में बाइक और ट्रक की भिड़ंत हुई। हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत। यूपी के नोएडा में एलिवेटेड रोड पर कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई। हादसे में एक युवती की मौके पर ही मौत हुई। मृतका भूमिका जादौन ग्वालियर की रहने वाली भी थी और नोएडा की यूनिवो कंपनी में काम करती थी। हादसे में 4 युवक और एक युवती घायल हुए हैं। यहाँ पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। ये निशान गाड़ी है जिसपे 6 व्यक्ति सवार थे, 4 युवक और 2 युवतियां। एक युवती की मौके पे ही मृत्यु हो गई है। तुर्की सीरिया में विनाशकारी भूकंप से 23,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 75,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। तुर्की में जारी राहत और बचाव कार्यों का जायजा लेने पहुंचे राष्ट्रपति तैयप एर्दोआन। आदियामान में सहायता केंद्रों का दौरा किया। पीड़ित महिला ने राष्ट्रपति से मदद की गुहार लगाई। रोती हुई बुजुर्ग महिला को तुर्की के राष्ट्रपति ने गले लगाया। भूकंप प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद। पीड़ितों की मदद के लिए बिना रुके काम करने का राष्ट्रपति ने वादा किया। राष्ट्रपति बशर असद ने पीड़ितों से मुलाकात की। कहा सीरियाई बात नहीं करते, वे कार्रवाई करते हैं। तुर्की सीरिया में तबाही के बाद मदद के लिए आगे आए दुनिया भर के देश। भूकंप प्रभावित के लिए ब्रिटेन ने मदद की एक बड़ी खेप भेजी है। राहत सामग्री को पैक करते नजर आए ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक। कहा इस संकट में तुर्की सीरिया के लोगों के साथ है ब्रिटेन। भूकंप के बाद तुर्की से आई तबाही की तस्वीरें। कहर मनमारस शहर से बड़ी संख्या में इमारतों को नुकसान देखा गया। बेघर लोग तंबू में रहने को मजबूर हुए। सीरिया में भूकंप प्रभावित इलाकों में मदद का सिलसिला जारी। संयुक्त राष्ट्र की ओर से राहत सामग्री लेकर 14 ट्रकों का काफिला पहुंचा उत्तरी पश्चिमी सीरिया। प्रभावित लोगों के लिए ट्रक में टेंट, कंबल और भोजन के सामान। सीमा पर सड़क के नुकसान से ट्रकों के पहुंचने में देरी। तुर्की में भूकंप से तबाह हुए लोगों का आशियाना बना स्टेडियम। कहा मनमारस में बेघर लोगों के लिए लगाए गए स्टेडियम में सैकड़ों तंबू। बेघरों में के मदद के लिए आ गया स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन। टेंट में रह रहे लोगों के लिए कंबल और भोजन का इंतजाम। तुर्की के इस्केंडरून शहर में जारी है राहत और बचाव का काम। 5 दिनों के बाद भी मलबे में जिंदगी की तलाश जारी है। आपदा के 100 घंटे बाद केहमनमारस में 2 बहनों को बचाव कर्मियों ने बचाया है। मानव श्रृंखला बनाकर रेस्क्यू किया गया। 109 घंटे बाद इस्केंडरून में विवाहित जोड़े का रेस्क्यू। इस जोड़े ने मलबे में एक छोटी सी दरार के भीतर दबे हुए बिताए 109 घंटे। रेस्क्यू के बाद बचाव कर्मियों के लिए ताली बजाते नजर आए लोग। कई लोगों ने भावुक पल को कैमरे में कैद किया। स्पेन की रेस्क्यू टीम ने 2 भाई बहनों को सुरक्षित बाहर निकाला है। तुर्की के नूरदगी शहर में जी जान से मलबे से लोगों को बचाने में जुटी है स्पेनिश टीम। इजराइल के राहत बचाव दल ने 10 साल के बच्चे का रेस्क्यू किया है।
कहारन मारास शहर में इजरायली टीम ने 18 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। भूकंप से तुर्की के पोर्ट पर ली गई आग बुझाने की कवायद जारी है। रूसी B-200 विमान ने मोर्चा संभाला। सीरिया में लोगों को दफनाने का काम जारी है। मृतकों की लगातार बढ़ती तादाद पर लताकिया शहर में सामूहिक कब्रें खोदते नजर संगठन के कार्यकर्ता नजर आए। जमा देने वाली ठंड में बगीचे में रहने को मजबूर सीरियाई बेघर लोगों की मानवीय मदद के लिए आगे आए कई संगठन। सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में ट्रकों की एंट्री पर प्रतिबंध। भूकंप से प्रभावित लोगों के लिए मदद के लिए सामान लेकर जा रहा था ट्रकों का काफिला। तुर्की में आए भूकंप के बाद से लापता घाना का फुटबॉल खिलाड़ी क्रिश्चियन अतसु तुर्की में क्लब फुटबॉल खेल रहे थे। अतसु जिस बिल्डिंग में फुटबॉल खिलाड़ी था वो भूकंप में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। क्लब के 2 खिलाड़ियों को मलबे से निकाला गया सुरक्षित। जासूसी गुब्बारे के बाद अमेरिकी आसमान में दिखा नया फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। यूएस के फाइटर जेट की मदद से मार गिराया गया फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। अलास्का के आसमान में फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिखने से अमेरिका में चिंता। 40,000 फीट की ऊंचाई पर देखा गया ऑब्जेक्ट। उत्तर कोरिया ने सेना के अभ्यास का जारी किया वीडियो। कड़ाके की ठंड में जंग की तैयारी करते नजर आए जवान। ईरानी वायुसेना ने ईगल 44 नाम की भूमिगत सैन्य एयरबेस का अनावरण किया है। सभी तरह के फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स और ड्रोन्स को रखने की इस एयरबेस में सुविधा है। पेरू में जारी है हिंसक प्रदर्शन। पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प में 50 लोग घायल हुए। अमेरिकी दौरे पर पहुंचे ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्वागत किया। रूसी खिलाड़ियों के ओलंपिक में हिस्सा लेने पर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान। कहा, ओलंपिक में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों की नहीं मिलनी चाहिए अनुमति। खेल मंत्रियों के शिखर सम्मेलन में जेलेंस्की का रूस पर बयान। कहा, आतंकवादी राज्य के प्रतिनिधियों की उपस्थिति मात्र हिंसा और अराजकता की अभिव्यक्ति है। यूक्रेन पर लगातार रूसी हमले पर बोले जेलेंस्की, रूस से यूक्रेन की सुरक्षा पूरी यूरोप और दुनिया की सुरक्षा है। कीव पर रूसी हमले का यूक्रेन ने दिया जवाब। 10 मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया। मिसाइल के टुकड़ों से 2 कारें, एक घर और बिजली के तारों को नुकसान। यूक्रेनी सेना के रूसी मिसाइल नष्ट करने की तस्वीरें सामने आई हैं। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। और यूक्रेन से जारी जंग पर रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान। कहा, रूस ने पूर्वोत्तर खार्किव के देवोरखिना गांव पर पूरी तरह से नियंत्रण किया।